हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी 2019 का जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। और सबसे पहले आपको ये जानकारी बता दूं कि यहाँ पर जब एनटीपीसी के जो क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पर हम लोग 3 सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा हमें। जैसे एक तो हो गया जीएस, जिसको जीके भी कहते हैं, और दूसरा हो गया हमारा मैथ्स, और तीसरा हो गया रीजनिंग। आज का पहला क्वेश्चन चेक करेंगे अपन लोग। तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। ये क्वेश्चन बनाने से पहले हमें ये तापी जो नदी है इसके बारे में जानना होगा कि ये किस राज्य में है। तो सबसे पहले अपन लोग जानते हैं कि तापी जो नदी है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इस नदी को ताप्ती के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ताप्ती के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अपन लोग यहाँ पर पूछा है उद्गम स्थल। अब अपन लोग बना देते हैं पॉइंट, और इस पॉइंट से अपन लोग नदी निकालते हैं, ताप्ती नदी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि ताप्ती नदी को निकाला हूँ मैं यहाँ पर, तो ये ताप्ती नदी जो है ये बैतूल की मुल्ताई से निकली हुई है। कहाँ से निकली हुई है? बैतूल की मुल्ताई से निकली हुई है। तो आपको पूछा जाएगा कि बैतूल जो शहर है वो किस नदी के तट पर है, तो हम आंसर देंगे कि ताप्ती नदी के किनारे। इसके बाद ये मध्य प्रदेश में ही बुरहानपुर को 2 बराबर भागों में काट देते हैं। कितने बराबर भागों में? 2 बराबर भागों में काट देती हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि बुरहानपुर किस नदी के किनारे, तो फिर भी हम आंसर देंगे ताप्ती। एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ये जो नेपानगर है, नेपानगर किस नदी के किनारे है, तो फिर भी हम आंसर देते हैं ताप्ती नदी या तापी नदी। नेपानगर में मध्य प्रदेश का सरकारी पेपर न्यूज प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ पर। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, कागज़ बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो हम लोग आंसर देंगे नेपानगर, बुरहानपुर। इसके बाद में यहाँ पर चेक करेंगे इस वाले इलाका में भुसावल। ये महाराष्ट्र जो है ना आपका, जो महाराष्ट्र में एक भुसावल ज़िला है, तो भुसावल ज़िला भी जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है। कहाँ पर है? ताप्ती नदी के किनारे। यदि आपको पूछे कि भुसावल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम बताएंगे केला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? केला। यदि आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में केला के लिए कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है, तो हम बताएंगे बुरहानपुर। और यदि क्वेश्चन आता है असीरगढ़ का किला है, असीरगढ़ का किला कहाँ पर है, फिर भी हम आंसर देंगे बुरहानपुर देंगे। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र से, तो यहाँ पर गुजरात आ जाता है। क्या आ जाता है? गुजरात आता है। तो गुजरात का एक शहर है सूरत। क्या है? सूरत। यदि आपसे पूछा जाता है कि सूरत किस नदी के किनारे है, तो फिर भी हम आंसर बताएंगे ताप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। अब गुजरात से होते हुए ये नदी कहाँ पर गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अब अपन लोग चर्चा करते हैं इधर पर कि ये जो है ये बैतूल, अपन लोग देखते हैं बैतूल जो है, ये बैतूल ज़िला किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, तो अपन लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो मध्य प्रदेश में 2 ही पर्वत श्रृंखला है। कितने पर्वत श्रृंखला है? 2 ही पर्वत श्रृंखला। ये नीचे जो बनाया हूँ इस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और जैसे मैं यहाँ पर ऊपर बनाया हूँ इसको कहते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर देखूँगा तो यहाँ पर, तो ये जो है ना ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। कहाँ पर आती है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है हमारे पास में? यहाँ पर है। अब देखते हैं ताप्ती नदी में ऐसे कौन कौन सी बांध है और कौन कौन सी परियोजना चलती हैं। हो सकता है आने वाली जो क्वेश्चंस पेपर बनाए उसमें आने की संभावना है। तो यहाँ पर बैतूल में ही आपको पारस डो बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? पारस डो बांध बनाया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र में जाते हैं जैसे, तो महाराष्ट्र में आपको हटनूर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? हटनूर बांध। इसके बाद में गुजरात में इसी नदी पर 2 परियोजना चलते हैं। एक का नाम है उकई परियोजना और दूसरा का नाम है काकरापारा परियोजना। कौन सा? काकरापारा परियोजना। ठीक है, कौन सा परियोजना? काकरापारा परियोजना। ठीक है,
अब ताप्ती नदी जो है या तापी जो नदी है ये भारत में तो हम मध्य प्रदेश में है, लेकिन भारत के अलावा भी हम विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ पर इस नदी को देखकर उसका नाम भी तापी रख दिया गया है। वो एक देश है, उसका नाम क्या है? थाईलैंड है। क्या है? थाईलैंड। यदि आपसे पूछा जाता है भारत को छोड़कर तापी नदी कहाँ पर स्थित है तो हम आंसर दे देंगे कहाँ? थाईलैंड में दे देंगे। कहाँ पर? थाईलैंड। अब आपसे पूछे कि थाईलैंड की राजधानी क्या है तो हम कहेंगे बैंकॉक है। यहाँ पर मुद्रा क्या चलता है तो कहेंगे हम बेहत है, बेहत चलता है। क्या चलता है? बेहत है। तो इसका जो आंसर आएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है अपने को कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं मध्य प्रदेश में। एक को कहते हैं ये वाले एरिया, इस वाले को, इसको कहते हैं अपन लोग राजपीपला की पहाड़ी, इसको कहते हैं महादेव की पहाड़ी, इसको कहते हैं मैकल की पहाड़ी। अब आपसे पूछ ले कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए तो हम दे देंगे क्या? धूपगढ़। क्या देंगे? धूपगढ़। और यदि आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी क्या है तो क्या बताएंगे आप? धूपगढ़ बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? अब हमारे पास 4 जो ऑप्शंस है, इस चार ऑप्शन हैं, इस चारों व्यक्तियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। उनमें से अपन लोग सुभाष चंद्र बोस को अपन लोग ये जानते हैं कि इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है ये 1943 के आसपास सुभाष चंद्र बोस ने जापान में, कहाँ पर? जापान में ये बात कही थी कि दिल्ली चलो का नारा। उन्होंने कहा था कि जब दिल्ली जो है हम उसको केंद्र बनाएंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की भारत देश को आज़ादी दिलाएंगे। ये किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस। इनके अनेक अलग अलग नारा हैं, जैसे जय हिंद या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास में एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। तो ये जो एरिया है अंडमान निकोबार एरिया, इस एरिया भारत देश का एक ऐसा एरिया था 1943 के आसपास। सबसे पहले ये जो भूमि है यहाँ से अंग्रेज लोग या जापानी लोग यहाँ से जब चले गए थे यहाँ पर, तो कहा जाता है कि भूमि जो है सबसे पहले आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि गांधी जी का जो नारा है वो बताइए तो हम देंगे करो या मरो का नारा। कौन देगा? गांधी जी ने देगा। जवाहरलाल नेहरू क्या देते हैं कि आलस से दूर रहो कर। कौन कहता है कि जवाहरलाल नेहरू का नारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? सुभाष चंद्र बोस आएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है गर्मियों के मौसम की समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्राय किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो अपन लोग देख लेते हैं कि जो एरिया है हमारे पास में, ये वाला एरिया, यहाँ पर कर्नाटक है, इधर पर केरल है। ठीक है, इधर पर तमिलनाडु है। ठीक है, तो जो यहाँ पर गर्मियों के समय में, यानी गर्मियों के समय में जब आम पकने का सीज़न जो आता है उस टाइम में इधर पर वर्षा होती है, मतलब बहुत तूफान आते हैं इधर पर। तो इस वर्षा को यहाँ पर क्या बोला जाता है? तो अपन तो स्वाभाविक है कि हम उत्तर भारत वाले जो हैं, हम जब ये वर्षा होगी तो हम उत्तर भारत में आम्र वर्षा कहेंगे और साथ में केरल में भी इसको आम वर्षा कहते हैं। लेकिन इसको बंगाल में ये जो बंगाल जो एरिया रहेगा, इस एरिया में इसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। यानी गर्मी के दिनों में जो वर्षा होती है इसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। और कर्नाटक में जो वर्षा हुई इसको चेरी बलम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चेरी बलम के नाम से जानते हैं।
और केरल में हुई वर्षा तो इसको आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। और इसी जो ये वर्षा होती है इसको मैंगो शावर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है मध्य प्रदेश में कि शीतकालीन समय में जो वर्षा होती है ना उसको क्या कहा जाता है, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो हम लोग आंसर देंगे भाई मावट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मावट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है, यहाँ पर इंग्लिश में इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर दे रहा हूँ मैं। हिंदू मंदिर का कौन सा भाग बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह शामिल करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं। पहला गर्भगृह, दूसरा विमानना, तीसरा शिखर और मंडप। तो आपको ये बताना है कि जो हिंदू मंदिर पे जो आने वाले जो उपासक होते हैं, उपवास रहने वाले लोग, वो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाती है? तो उनके लिए मंडप की व्यवस्था की जाती है। किसकी व्यवस्था की जाती है? मंडप की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो यहाँ पर हैदराबाद, अवध, मैसूर, कित्तूर। तो अपन लोग समझते हैं कि हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी हैं। किसके पिताजी हैं ये? टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली। और टीपू सुल्तान को मैसूर का सम्राट माना जाता है, या मैसूर का शेर कहते हैं। किसको? टीपू सुल्तान को। इसका जो आंसर आएगा ये मैसूर आएगा। क्या आएगा? मैसूर आएगा। और यहीं पर अब समझते हैं मैसूर आएगा। अब मैसूर जो है वर्तमान समय में इसका जो नाम चेंज हो गया है, इसका नाम हो गया है कर्नाटका। ये कर्नाटक कहते हैं। क्या हो गया है? कर्नाटक हो गया है। क्या हो गया है? कर्नाटक हो गया है। ठीक है। और आपसे पूछे कि कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो हम दे देंगे आंसर बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। और बेंगलोर को बोला जाता है कि सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो हम लोग दोबारा फिर आंसर करेंगे कि साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। तो मैंने अभी बताया था कि तो ये ताप्ती जो नदी है, इसी नदी के किनारे पे 2 परियोजना चलते हैं। कितनी परियोजना चलते हैं? 2 परियोजना चलते हैं। एक उकाई परियोजना और दूसरा काकरापारा परियोजना। नाभ की जो रिएक्टर है वो काकरापारा जो परियोजना है वो कहाँ की है? ये गुजरात की है। तो अपन लोग आंसर कहाँ लगाएंगे? काकरापारा में लगा देंगे। यदि नरोरा पूछता तो हम लोग आंसर लगाते उत्तर प्रदेश। कहाँ लगाते? उत्तर प्रदेश। यदि आपसे तारापुर पूछता तो हम लगाते महाराष्ट्र। यदि राणा प्रताप सागर पूछता तो राजस्थान लगाते। कहाँ लगाते? राजस्थान लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से खाली स्थान के प्रति जवाबदेह होती है। 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो जैसे अभी मंत्री परिषद आया है तो हम यहाँ से अपन लोग क्या मतलब निकालते हैं कि भारत देश में जो मंत्री होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा स्वतंत्र मंत्री होता है, तीसरा राज्य मंत्री होता है। तो ये तीनों रूप में, ये तीनों क्षेत्र में ये, या हम इसको कह सकते हैं कि मंत्री जो हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से ये तीनों प्रकार के जो मंत्री हैं सामूहिक रूप से, ये किन की प्रति काम करते हैं? तो भाई हमारे यहाँ हमारे देश में संसद है। संसद जो है वो 3 चीज़ों से मिलाकर बनती है। एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्या क्या? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो सभी हमारे जितने भी जो काम होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि सब अस्थायी सदन वो लोकसभा को कहते हैं। किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। और राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? स्थायी सदन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्थायी सदन के नाम से जानते हैं। लेकिन संसदों को हम कहाँ पहुँचाते हैं? संसदों को हम लोकसभा में चुनकर पहुँचाते हैं। कहाँ पर पहुँचाते हैं? लोकसभा में पहुँचाते हैं। और यही लोकसभा वाले जितने भी सांसद होंगे वो क्या बनेंगे? मंत्री परिषद बनेंगे। क्वेश्चन ये है कि आइजक न्यूटन यानी सर आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम को प्रतिपादित किए थे?
यानी उन्होंने कितना नियम बताया था सर आइजैक न्यूटन ने। तो हमें सभी लोगों को याद रहता है कि भाई गति के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान फिल्म कुंजागल को 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव राइजम 2021 में टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अपन लोग यहाँ पर चेक करेंगे कुंजागल है, ये जो मूवी बनी हुई है, ये मूवी में नयनतारा अभिनेत्री होती है। इस मूवी जो है एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। एक व्यक्ति जो है अपने पत्नी को पाने के लिए क्या क्या करते हैं वो इस पर डिपेंड है ये मूवी। तो ये जो मूवी को 2021 में टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस लैंग्वेज में है या किस भाषा में है? तो ये तमिल लैंग्वेज में है। किस लैंग्वेज में? तमिल लैंग्वेज में। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई तमिल भाषा को 8वीं सूची में रखा गया है कि नहीं रखा गया है? तो हम कहेंगे तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये सभी लैंग्वेजों को 8वीं सूची में जोड़ा गया है। यानी हमारे संविधान में 12 अनुसूची होते हैं। कितना अनुसूची होते हैं? 12 अनुसूची होते हैं। उन 12 अनुसूची में 8वीं सूची में ये बताया गया है कि भाषा के आधार पर जो लैंग्वेज हैं उन भाषाई के आधार लैंग्वेज के आधार पर हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। उन 22 भाषाओं में 4 भाषा ये हैं। अब देख लेते हैं तमिल जो भाषा है तमिलनाडु में बोलते हैं। कन्नड़ भाषा है ये कर्नाटक में बोलेंगे। तेलुगु भाषा है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोलेंगे। मलयालम भाषा है ये लक्षद्वीप और केरल में बोलेंगे। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। भूपर्पट्टी, यानी हम जब पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में तो पृथ्वी के बारे में जैसे पढ़ते हैं तो ये जो पृथ्वी है इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। इसको बोलते हैं क्रोड या कोर बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूपर्पट्टी बोल देते हैं, और इस वाले भाग को मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो मैग्मा का मुख्य स्रोत कहाँ है? तो मैग्मा का जो मुख्य स्रोत है ना भाई, यहाँ से मैग्मा निकलती है। कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है, ये वाली पार्ट से। ये कौन सा पार्ट है? ये मेटल वाला पार्ट है। कौन सा है? मेटल पार्ट है। मेटल कहाँ पर है? अपना आंसर ये 4th नंबर पे है। PSLV इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। C-37 ने खालिस्तान उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य समकाली कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया है। तो हम कहेंगे 104। कितना कहेंगे? 104। ये जो 104 PSLV 37 इतने उपग्रह को ले जाने का जो काम है ये इसरो ने इनका निर्माण किया है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये आपको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में मिलेगा। यहाँ से ये ये उपग्रह छोड़ा गया था। PSLV 37 छोड़ा गया था। कभी कभी पूछ लेता है कि भाई PSLV का फुल फॉर्म बताइए। तो PSLV का फुल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसरो का फुल फॉर्म पूछे तो फिर भी हम बता देंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त ये 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 69 में हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। यदि आपको पूछा जाता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है तो श्रीहरिकोटा ये अपने को मिलेगा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। अब आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश की कितने राजधानी है तो हम कहेंगे आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। कितनी राजधानी है? 3 राजधानी है। ये आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी है अमरावती, दूसरा है विशाखापत्तनम, तीसरा है कुर्नूल। तो ये जो अपन लोग ये 3 जो राजधानी है ये हम लोग दक्षिण अफ्रीका को देखकर हम बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका देश जो है ना उसकी भी 3 राजधानियाँ हैं। कितनी राजधानियाँ हैं? 3 राजधानियाँ हैं। ये बोला गया है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इनमें से किस में निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित
एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो यहाँ पर जैसे हमने चेक किया कि भाई प्रधानमंत्री किसान, तो यहाँ पर एक शब्द आया है, किसान शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? किसान शब्द आया है। अब किसान क्या करेगा भाई? किसान अन्न उगाएगा। अन्न का मतलब उसको खाद बोलेंगे। तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो अपन लोग आंसर लगा देंगे कौन सा? सी नंबर ऑप्शन लगाएंगे, खाद्य प्रसंस्करण में। ठीक। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यहाँ पर 1986, 2005, 2001, 1992। तो यहाँ पर अपन लोग चेक करते हैं, इसका जो आंसर आएगा 1992 आएगा। 1992 क्यों आएगा? कि हमारे पास में उस समय में, हमारे देश में उस समय में भारत के पीएम पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय में प्रधानमंत्री। तो उन्हीं के कार्यकाल के समय में लगभग हम कहेंगे उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और यही मनमोहन सिंह बाद में जाके भारत देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये पीवी नरसिम्हा राव जी थे। इन्हीं के शासनकाल में भारत में ऐसा पहली बार होने वाला था कि वित्तीय आपातकाल लगने वाला था। लेकिन ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वित्त मंत्री थे, और वित्त मंत्री होने के बाद में अर्थशास्त्री भी थे। तो इन्होंने ही 1991-92 में भारत को ये वित्तीय आपातकाल से निकालने का काम किया और भारत देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। अब चलते हैं 1991-92 के ही टाइम से हम भारत के जो लोग हैं वो मिश्रितवादी देश में आते हैं। किस में आते हैं? मिश्रितवादी देश में आते हैं। अब इस तरह की ये मिश्रितवादी देश क्या है? तो हम लोग देशों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अपन लोग बांट देते हैं कि भाई एक पूंजीवादी देश है, एक मिश्रितवादी देश है, एक साम्राज्यवादी देश है। तो अपन लोग यहाँ पर जब जैसे चेक करते हैं भाई, तो जैसे पूंजीवादी देश कौन है? तो कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हो गए किसके उदाहरण हो गए, ये पूंजीवादी। अब मिश्रितवादी में हम आ जाते हैं, भारत देश है, फ्रांस है, ये मिश्रितवादी देश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अपन लोग देख लें, चीन को देख लें। ये चीन जो है ये साम्राज्यवादी देश है। अपने सीमा को हमेशा विस्तार की ओर और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो अपना जो आंसर आएगा 19 अप्रैल 1975 में। आपने सुना होगा आर्यभट्ट, क्या नाम रखा है? आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट। तो यही जो आर्यभट्ट है, भारत का सबसे पहला प्रक्षेपण क्या है? वो आर्यभट्ट है। क्या है? आर्यभट्ट है। हमारे भारत देश के गणितज्ञ के नाम पर इस आर्यभट्ट को रखा गया है और इसको रूस के स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था? रूस के स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। लेकिन बनाने वाली जो संस्था था ना, वो इसरो था। क्या है? इसरो था। और अब भी मैंने बताया है, इसरो का फुल फॉर्म भी बता दिया है एक बार। 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पर 4 लोगों का नाम है। कितने लोगों का नाम है? 4 लोगों का नाम है। अर्नेस्ट मैके, G.F. डेल्स, जॉन मार्शल, रैम व्हीलर। तो ये जो अर्नेस्ट मैके जो हैं, ये अर्नेस्ट मैके ये इंग्लैंड के खगोलविद माने जाते हैं। उन्होंने ही ये अर्ली इंडस सिविलाइजेशन बुक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, मलिक मोहम्मद जायसी, गुलबदन बेगम, अबुल फजल फिरदौसी। तो जैसे अपन लोग यहाँ जब चलते हैं तो इसका जो आंसर आएगा मलिक मोहम्मद जायसी आएगा। कौन आएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ये किसके दरबार में रहा करते थे? तो हम लोग आंसर देते हैं शेर शाह सूरी के। किसके? शेर शाह सूरी के दरबार में रहा करते थे। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो हम लोग देंगे आंसर सासाराम बिहार में। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में। इन्होंने ही, शेर शाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जो
आज भारत में अमृतसर से लेके पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता तक इसको जाना जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह रास्ता जो है, यह सड़क जो है, ये काबुल से लेके ढाका तक है। कहाँ तक है? ढाका तक है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है, तो हम कहेंगे अमृतसर से। अमृतसर से कहाँ तक है? अमृतसर से हम मानेंगे कोलकाता तक मानेंगे। कहाँ तक मानेंगे? कोलकाता तक मानेंगे। अब देखते हैं गुलबदन बेगम। ये जो है गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन है। गुलबदन बेगम, इन्होंने ही हुमायूंनामा की रचना की। एक बुक है हुमायूंनामा, उसकी रचना किसने किया? तो हम आंसर देंगे गुलबदन बेगम। इसके बाद में अबुल फजल, ये किताब ए हिंद एक पुस्तक है, उनकी रचना कौन करते हैं? अबुल फजल। फिरदौसी, इनकी एक रचना का नाम है शहनामा। तो शहनामा की रचना किसने करते हैं? कौन करता है? फिरदौसी करते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। मैंग्रोव वन किसे कहते हैं? तो मैंग्रोव वन जो होते हैं ये तटीय इलाका में पाए जाते हैं, यानी समुद्र के किनारे तटीय इलाका में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्र के किनारे तटीय इलाका में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और अधिकतर ऐसा देखा गया है जो मैंग्रोव वन है, इनकी जो जड़ें हैं ये काफ़ी कहा जाता है कि जो पृथ्वी से इनकी जड़ें जो ऊपर जाती हैं, यानी कहने का मतलब इनकी जड़ों को हम देख सकते हैं, यानी अंदर से फिर ऊपर की तरह ऊपर की ओर निकल जाती हैं, तो इनकी जड़ें को देख सकते हैं। और ये मैंने बताया कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो तटों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तटों पर पाए जाते हैं। और ये ऑप्शन अपना इसका ये जो ऑप्शंस रहेगा ये अपना आंसर हो गया। इनमें से किन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है? तो ये जो आंसर आएगा क्रिस गेल आएगा। क्या आएगा? क्रिस गेल आएगा। तो ये जो क्रिकेट जो है यहाँ पर क्रिकेट, ये तो कभी कभी पूछ लिया जाता है क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हम लोग देंगे आंसर 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होंगे? 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो हम फिर आंसर देंगे क्रिकेट से संबंधित। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इसका जो आंसर है वो आंसर रहेगा अपना क्या रहेगा? इनपुट डिवाइस। क्या रहेगा? इनपुट डिवाइस। ये जो है ना एक गोल यहाँ पर जैसे मैं बना दे रहा हूँ, ये गोल है और यहाँ पर ये इसका जो आकार है गोल भी हो सकता है, चक्कर भी हो सकता है, या आयताकार, त्रिभुजाकार, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो है ना ये वाला जो पार्ट है ये वृत्ताकार होता है और इसको कई काम में लेके आते हैं। जैसे कर्सर है, कंप्यूटर में अपन लोग कर्सर है ना, कर्सर कहाँ लेके जाना है उसको वहाँ पर पहुँचा देते हैं, इसको गोल गोल घुमाना पड़ता है। इसका इस्तेमाल जो है ये ट्रैक बॉल का इस्तेमाल जो है अधिकतर हम गेम्स खेलने में करते हैं। कहाँ पर खेलने में करते हैं? गेम्स खेलने में करते हैं। इसको इनपुट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। रियो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं को एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में कितने स्वर्ण पदक जीता? तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं ओलंपिक। क्या है? ओलंपिक है ना, ये ओलंपिक। ये जो ओलंपिक है ये हर 4 साल के बाद में होता है। कितने साल के बाद में होता है? हर 4 वर्ष के बाद में होता है। यानी 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था, फिर 2000 कब होगा? 20 में होगा। कब होगा? 2020 में होगा। ठीक है, इसके बाद 2024 में होगा, फिर 28 में होगा, फिर 32 में होगा। तो अपने को पूरा याद करके रखना है। 20 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 24 में पेरिस ओलंपिक हो गया, अभी वर्तमान समय में हुआ है, और 28 में लॉस एंजल्स ये प्रस्तावित है ओलंपिक, और 32 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। कहाँ पर? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है।
तो ये जो पीवी सिंधु और साइना नेहवाल हैं, ये भारतीय बैडमिंटन खेलने वाले हैं। और नजोमी ओकुहारा ये जापान के खिलाड़ी हैं। कैरोलिना मारिन ये हैं स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? स्पेन के। तो इसका जो आंसर आएगा कैरोलिना मारिन आएगा। आज के लिए इतना ही, आगे अपन लोग कल करेंगे। यदि ऐसा मैं पूरे 40 क्वेश्चन कराऊँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अपन लोग क्या करते हैं, 20-20 क्वेश्चन करके मैं कराने की कोशिश करूँगा। आज हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं, कल इसका सीरीज 20 क्वेश्चन का जाएगा, फिर इसके बाद में मैथ्स में करेंगे। यदि मैं पूरा 40 क्वेश्चन करूँगा और सारी चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग ये इग्नोर करोगे कि वीडियो देखने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई आप लोगों के लिए 20-20 किसी क्वेश्चन मैं कराते चलूँ आप लोगों के लिए। और साथ में आप लोगों को एक ध्यान भी रखना कि भाई आप लोगों को पढ़ाई भी करना पड़ेगा, ऐसी नहीं कि वीडियो देख ली सारी चीज़ें, है ना। तो ठीक है भाई, अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसको टच कर दीजिए भाई। ठीक है, मिलते हैं अपन लोग। धन्यवाद।